Hello friend, let's discuss current affairs of September 10. In this video, we will be discussing about Indira Gandhi Peace Prize, Literacy Day, Real Mango, UNESCO, K-shaped economic recovery. So let's start. देखो पहले देखते हैं हम आपका इंदिरा गांधी पीस प्राइज। देखो 2019 के लिए इंदिरा गांधी पीस प्राइज डेविड एटनबरो को मिला है। ये एक इंग्लिश ब्रॉडकास्टर और नेचुरल हिस्टोरियन है। इससे पहले भी इंदिरा गांधी पीस प्राइज आपका 1917 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को और यूएनएचसीआर को और 2014 में इसरो को भी मिल चुका है। तो यानी कि ये पुरस्कार एक इंडिविजुअल को भी दिया जा सकता है और एक ऑर्गेनाइजेशन को भी दिया जा सकता है। इस पुरस्कार के तहत एक साइटेशन और 25 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट एक एनुअल प्रेस्टिजियस अवार्ड है जो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के नाम के वजह से दिया जाता है। देखो इंदिरा गांधी इंडिया की सेकंड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर रही हैं। वो प्राइम मिनिस्टर 1966 से 1977 और उसके बाद दूसरे टर्म में 1980 से 84 तक रहीं। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू आपका 1947 से 64 तक प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री रहे और लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री थे उस समय ये ब्रॉडकास्टिंग इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थी। अच्छा, उस समय जब ये प्रधानमंत्री बनी 66 में, के कामराज इसके कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। इनको शुरुआत में तो गूंगी गुड़िया भी बोला गया, लेकिन बाद में ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर बनी। इन्हीं के काल में इमरजेंसी लगाई गई 1975 से 1977 तक और इन्हीं के काल में 1971 में ये भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ जिसमें बांग्लादेश एक तरह से बांग्लादेश लिबरेशन वार हुआ। अच्छा, इंदिरा गांधी के बारे में और देखें तो ये जो पुरस्कार दिया जाता है ये इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है 1986 से लगातार। और इनकी मृत्यु हुई थी 31 अक्टूबर 1984 को, क्योंकि इन्होंने पहले क्या है ना ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था जिसके सिख लोग नाराज़ हो गए थे और इनके बॉडीगार्ड ने इनकी हत्या कर दी थी, गोली मार कर हत्या कर दी थी। और इनके बाद प्राइम मिनिस्टर बने थे इनके बेटे राजीव गांधी। दो बेटे थे इनके, राजीव गांधी और संजय गांधी। अच्छा, और ये दी अवार्ड रिकॉग्नाइजेस क्रिएटिव एफर्ट्स बाय इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग टूवर्ड्स क्रिएटिंग न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। ये NIEO क्या है, नेम का एक इकोनॉमिक ऑर्डर है, उसको NIEO बोलते हैं। प्रमोटिंग इंटरनेशनल पीस एंड डेवलपमेंट, इंश्योरिंग दैट साइंटिफिक डिस्कवरीज आर यूज्ड फॉर द लार्जर गुड ऑफ द ह्यूमैनिटी एंड इनलार्जिंग द स्कोप ऑफ फ्रीडम। इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2009 हैज बीन अवार्डेड टू डेविड एटनबरो and he is best known for writing and preserving the BBC Natural History Unit. एटनबरो के बारे में और देखें तो he has worked to make aware about the need to preserve and protect biodiversity of the planet to live and sustainable and harmonious way with all life. अच्छा, यदि पुराने लोगों में बात करें तो एक तो मिखाइल गोर्बाचोव को 1987 ईस्वी में मिला था। ये सोवियत यूनियन के लीडर थे। यूनिसेफ को भी मिल चुका है 1989 में। जिमी कार्टर को 1997 में मिला था, ये US के प्रेसिडेंट थे। कोफी अन्नान जो घाना के हैं और UN सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, उनको 2003 में मिला था। एंजेला मर्केल जो जर्मनी की चांसलर हैं, इनको 2013 में मिला था और इसरो को मिला था 2014 में। और अगर बात करें 2018 में मिला था ये सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट को मनमोहन सिंह को 2017 में और UNHCR को 2015 में मिला था, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज को 2015 में। अच्छा, ये था इंदिरा गांधी पीस प्राइज के बारे में। अभी हम एक रिपोर्ट अभी पब्लिश हुई है NSO के द्वारा, ये देखते हैं हाउस होल्ड सोशल कंजप्शन रिपोर्ट। जो हाउस होल्ड सोशल कंजप्शन रिपोर्ट है ये NSO के द्वारा रिलीज़ की गई है, नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा। अच्छा, जो NSO है इससे पहले क्या था, इससे पहले था एक तो सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑफिस CSO और एक था नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। CSO और NSSO को मिला के एक कर दिया है अभी नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस। और ये नेशनल इसके अंदर आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन MOSPI के अंडर आता है। अच्छा, जो अभी हाउस होल्ड सोशल कंजप्शन एंड एजुकेशन इन इंडिया रिलीज की गई है, इसके अनुसार जो है केरल सबसे साक्षर राज्य है और ये इट इज़ पार्ट ऑफ
फिफ्थ राउंड ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे विच इंक्लूड डेटा फ्रॉम जुलाई टू 2017 जून 2018 का है। और ये लिटरेसी के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। और इसको क्या है 8 सितंबर को रिलीज़ किया गया, सितंबर को रिलीज़ किया जाता है परिसल, क्योंकि 8 सितंबर को हम नेशनल लिटरेसी डे मनाते हैं, साक्षरता राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाते हैं। और ये लिटरेसी के बारे में बताती है। इसकी बहुत हाइलाइट्स के बारे में और यदि बात करें तो इस रिपोर्ट में है कि इंडिया की जो ओवरऑल लिटरेसी रेट है वो 77.7% है, जो अर्बन एरियाज में 87.7% है, रूरल एरिया में 73.5% है। जबकि सबसे ज़्यादा जो लिटरेसी है वो आपका केरला का है 96.2%, सबसे मोस्ट लिटरेट स्टेट है इंडिया में। और जबकि आंध्र प्रदेश सबसे बॉटम पर रहा है जहाँ की लिटरेसी रेट 66.4 है। केरला के बाद दिल्ली का नंबर आता है जहाँ 88.7% है, उसके बाद उत्तराखंड 87.6%, हिमाचल प्रदेश 86.6% और आसाम 85.9%। मेल लिटरेसी 84.7% है, फीमेल लिटरेसी 70.3% है। अच्छा, और इसने रिपोर्ट में बोला गया है कि रूरल एरियाज में 4% लोग ऐसे हैं जिनके पास कंप्यूटर है और अर्बन एरियाज में 23% लोगों के पास कंप्यूटर है। और अमंग द पर्सन एज ऑफ 59 और 29 ईयर्स में 56% इन अर्बन एरियाज और 24% रूरल एरियाज वर एबल टू ऑपरेट कंप्यूटर। और सेम एज ग्रुप 25% रूरल एरिया, 58% अर्बन एरियाज रिपोर्टेड द यूज ऑफ इंटरनेट। और इंटरनेट का यूज रूरल एरिया में 25% लोग करते हैं और 58% लोग अर्बन एरियाज में इंटरनेट का यूज कर रहे हैं। अच्छा, जो ये है इम्पोर्टेंस ऑफ जो इंटरनेशनल लिटरेसी डे है 2020, द इम्पोर्टेंस ऑफ लिटरेसी वाज फर्स्ट ऑब्जर्व यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइज यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस इन 1966 में ये इम्पोर्टेंस फील किया गया था। और यदि बात करें तो फर्स्ट इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर 1967 को मनाया गया था। Tradition has been held annually since then, and it aims to raise awareness and remind people of the importance of the literacy as a matter of dignity and human right. As per UNESCO, India will achieve universal literacy by 2060। और यूनेस्को का अपना एक प्रोग्राम भी है जिसमें यूनिवर्सल वो 2030 तक उसका बोलते हैं कि 2030 तक वो अचीव कर लेंगे। अच्छा, यूनेस्को जो है एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है इसकी यूनाइटेड नेशंस की। और यूनेस्को का हेडक्वार्टर है आपका पेरिस में। अभी इसके 193 मेंबर हैं और 11 एसोसिएट मेंबर हैं। इसमें यूनेस्को में जो 3 ऐसे मेंबर हैं जो मतलब यूएन के मेंबर नहीं हैं लेकिन इसके मेंबर हैं, जैसे आपका कुक आइलैंड है और पैलेस्टीन है, नुइस है। और 3 मेंबर ऐसे हैं जो यूनेस्को के मेंबर नहीं हैं लेकिन यूएन के मेंबर हैं। अभी जैसे इजराइल है, इजराइल यूनेस्को का अभी मेंबर नहीं है। एक लेचेस्टीन है और यूएसए भी इससे हट गया है यूनेस्को से, तो यूएसए भी इसका मेंबर नहीं है। अच्छा, ये एक रिपोर्ट भी पब्लिश करते हैं। ये रिपोर्ट है ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट। ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट कैरीज आउट द असेसमेंट ऑफ प्रोग्रेस टुवर्ड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट SDG 4 है। SDG 4 है सभी को शिक्षा प्रदान करना। और यूनेस्को की कुछ वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी होती हैं। वैसे तो वर्ल्ड में तो 1167 के आसपास हैं और इंडिया में यदि बात करें तो इंडिया में ये 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, जिसमें से 30 कल्चरल हैं और 7 नेचुरल साइट हैं और एक मिक्स्ड साइट है। ये मिक्स्ड साइट कंचनजंगा है। और आपका कल्चरल साइट्स में जैसे आपका अजंता केव्स है, ताजमहल है, रानी वीवी जो पाटन में वीवी का रानी वो पाटन वाले है जो स्टेप वेल है। अच्छा, ये सब छोड़ते अभी आगे चलते हैं। जैसे के शेप्ड रिकवरी देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट कंसेप्ट के शेप्ड रिकवरी क्या होता है? के शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी क्या होता है? ये कोविड-19 के कारण न्यूज़ में आया है कि जहाँ जो हाई अर्नर लोग होते हैं वो तो प्रॉस्पर होते चले जाते हैं और जो वर्किंग क्लास होती है वो ऋण में डूबती जाती है। ये होती है आपकी के शेप्ड रिकवरी। देखो कि एक रिकवरी वी शेप होती है। वी शेप होती है जिसमें इकोनॉमी बहुत तेज़ी से ग्रो करती है और रैपिड रिकवरी होती है। एक यू शेप्ड होती है। यू शेप्ड में सॉफ्टवेयर रिकवरी होती है। एक एल शेप्ड होती है। एल शेप्ड में कोई रिकवरी नहीं होती। तो ये जो के शेप है ये वी और एल के बीच में आती है कि मतलब कुछ रिकवरी हो रही है और कुछ रिकवरी नहीं हो रही।
जैसे मतलब सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री और ये सब है, तो ये टेक्निकल लाइन है, वो बहुत ज़्यादा रिकवर करती है। जैसे ट्रांसपोर्ट और हॉस्पिटलिटी वाली ये कम रिकवर करते हैं। अच्छा देखो, ये जॉन बिडेन ने इसको टर्म को बोला है, इन्होंने बोला है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के काल में के शेप्ड रिकवरी में यूएस इकोनॉमी जा रही है। तो इसमें क्या है कि इकोनॉमिस्ट हैव फाउंड दैट यूएस इज एंटरिंग इनटू के शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी विच अलाउज वर्कर्स एट द टॉप प्रॉस्पर वाइल सेंडिंग वर्कर्स वर्किंग क्लास अमेरिकन इनटू फर्दर डेट। इकोनॉमिस्ट एंड एनालिसिस यूज टर्म VL&I to describe their projections for the length of the recession and potential recovery. A V-shaped recovery is the most optimistic and it suggests economic spending and employment will rapidly decline, will quickly pick up like a V. और U-shaped में जो है मतलब स्लोली स्लोली होगा, सॉफ्ट रिकवरी होगी, और L-shaped में कोई रिकवरी ही नहीं होगी। K-shaped रिकवरी जो है ये V और एल के बीच में लाई करती है। इन यूएस इंडस्ट्रीज लाइक टेक्नोलॉजी, रिटेल एंड सॉफ्टवेयर सर्विसेज हैव रिकवर्ड फ्रॉम एन इंडस्ट्री एंड बिगन रीहायरिंग वाइल ट्रेवल, एंटरटेनमेंट, हॉस्पिटलिटी एंड फूड सर्विसेज इंडस्ट्रीज हैव कंटिन्यू टू डिक्लाइन पास्ट मार्च लेवल्स। अच्छा, ये सब था आपका के शेप्ड रिकवरी के बारे में। एक अब आपका नेक्स्ट है आपका सिलिकोसिस। सिलिकोसिस क्या है कि एक ये फेफड़ों की बीमारी है। सिलिकोसिस ये सिलिका के कणों के मुंह में जाने के बाद होती है, सिलिका के कणों के खाने के बाद। देखो सिलिकोसिस क्या है, एक इंटरस्टिशियल लंग डिसीज कॉज्ड बाय ब्रीथिंग इन टिनी बिट्स ऑफ सिलिका, a common mineral found in the many types of rock and soil. Over time exposure to silica particles causes permanent lung scarring called pulmonary fibrosis बोलते हैं। जब सिलिका डस्ट हमारे फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है तो इट कॉजेज इन्फ्लेमेशन विच ओवर द टाइम लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ स्कार टिश्यूज दैट मेक्स ब्रीथिंग डिफिकल्ट। This is progressive disease that normally take 10 to 30 years after first exposure to develop. Cigarette smoking adds to the lung damage caused by silicosis. Quitting smoking is the important part of managing the disease. मतलब इसका क्या है ना, कोई इलाज नहीं है, लेकिन इसके प्रोग्रेशन को थोड़ा स्लो किया जा सकता है यदि हम सिलिका के एक्सपोजर से बचें, स्पेशली इन दी अर्ली स्टेज। यदि डिसीज़ के बारे में पता चल जाए तो इससे मतलब बचा जा सकता है। तो और इसके लिए सिलिका इज मोस्ट एबंडेंट मिनरल इन अर्थ क्रस्ट। सो एनी ऑक्यूपेशन दैट इन्वॉल्व क्रिपिंग, कटिंग, ड्रिलिंग, ग्राइंडिंग सॉइल, ग्रेनाइट, सिलेट, सैंडस्टोन और अदर मटेरियल कैन कॉज एक्सपोजर टू सिलिका डस्ट। हाई रिस्क ऑक्यूपेशन है जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क, सिरेमिक मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग एंड हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग। तो ये सब है। अच्छा, अभी नेक्स्ट स्टेप हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, DFI। DFI होते हैं आपके जैसे ICICI है, IDBI है, SIDBI है, एक्जिम बैंक है, ये सब। और जो DFI होते हैं वो कोई भी डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए लोन देते हैं और ये गवर्नमेंट ओन्ड होते हैं। DFI जिनको डेवलपमेंट बैंक भी बोलते हैं। देखो, यूनियन गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू सेट अप ए न्यू डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस essentially to fill the gap in long-term finance infrastructure sectors. DFI provide long-term credit for capital intensive investment spread over long period and yielding low rates of return, such as urban infrastructure, mining and heavy industry and irrigation system में। देखो, जो DFI होते हैं वो लो और स्टेबल रेट्स पर इंटरेस्ट देते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए इंटरेस्ट देते हैं और ये सोशल बेनिफिट के लिए होते हैं। DFI को हम डेवलपमेंट बैंक भी बोलते हैं और ये जो कॉमर्शियल बैंक से डिफरेंट होते हैं क्योंकि कॉमर्शियल बैंक में आप डिपॉजिट भी कर सकते हो और वो लोन भी दे सकते हैं, ये सिर्फ लोन देते हैं। अच्छा, और ये सोशल और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए यूज किए जाते हैं, जो ये नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में। DFI कैन हैव टू टाइप्स ऑफ कैरेक्टर, इनके दो टाइप हैं, आइदर इट शुड बी प्रमोटेड बाय गवर्नमेंट और इट शुड बी गिवन ए प्राइवेट सेक्टर कैरेक्टर विद गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्टिंग इट्स होल्डिंग टू 49%, जैसे ICICI है वो प्राइवेट है। अच्छा, दिस सिक्योरिटीज फ्रॉम DFI कुड बी मेड स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो एलिजिबल। दिस विल encourage banks to subscribe to the security issued by DFI and fulfill SLR obligation. Reserve Bank of India requires banks to set aside 18% of their net demand and time liabilities towards SLR, मतलब 18% उनको SLR के रूप में रखना पड़ता है। अच्छा, any issue involved in senior management of the DFI may be hounded by। अच्छा, कोई अगर इश्यू हो जाए तो ये देखते हैं आपका सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन देखते हैं। अच्छा, यदि हम इसकी
DFI की हिस्ट्री की बात करें तो DFI आपके जैसे सबसे पहला बना था IFCI, ये फर्स्ट DFI है, फर्स्ट DFI इन इंडिया, इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये बना था आपका 1948 में। और की बात करें तो उसके बाद ये ICICI बना, ICICI आपका इंडस्ट्रियल ये ICICI है आपका इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये इस्टेब्लिश हुआ था 1955 में, ये इनिशिएटिव था वर्ल्ड बैंक का। फिर उसके बाद IDBI बना, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो 1964 में बना था RBI के अंडर, और इसको ऑटोनॉमी मिली थी 1976 में। फिर उसके बाद सिडबी का आया, एक्जिम बैंक आया, और इसके बारे में और देख लेते हैं। देखो सिडबी जो बना है, सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये 1989 में बना, और ये IDBI की वो है सब्सिडरी, और इसको ऑटोनॉमी मिली थी 1998 में। सिडबी की बात करें, सिडबी आपका स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो 1989 में बना था। अच्छा, एक एक्जिम बैंक भी है फॉरेन उसके लिए, एक्जिम बैंक एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक वाज एस्टेब्लिश इन जनवरी 1982, और वो एपेक्स इंस्टीट्यूशन है इन द एरिया ऑफ फॉरेन ट्रेड इन्वेस्टमेंट के बारे में। एक IRCI भी है, इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो 1971 में बना था। इट वाज सेटअप टू रिवाइव वीक यूनिट्स एंड प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंट। और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में ये है नाबार्ड, नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये जुलाई 1982 में बना था। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ श्री रमन कमेटी। इट इज एपेक्स इंस्टीट्यूशन इन द एरिया ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्टर। इट फंक्शन एज द रिफाइनिंग इंस्टीट्यूशन। ये और हाउसिंग के क्षेत्र में आपका NHB, नेशनल हाउसिंग बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। एपेक्स इंस्टीट्यूशन इन दी हाउसिंग फाइनेंस में ये एपेक्स इंस्टीट्यूशन है। तो ये सब थे आपके डेवलपमेंट बैंक। अच्छा, ये अगर देखें इसके बारे में थोड़ा, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, या अप्रैल 2020 में गवर्नमेंट रिलीज द फाइनल रिपोर्ट ऑफ NIP फॉर 1925 विच हैड ड्रॉन अ प्रोजेक्ट टोटलिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹111 लाख करोड़ अक्रॉस रोड, रेलवेज, एनर्जी, अर्बन सेक्टर्स। अच्छा, और नेक्स्ट देखते हैं आपका ये रियल मैंगो। रियल मैंगो क्या है कि जब हम जैसे तत्काल टिकट बुक करते हैं, तत्काल टिकट बुक करते हैं तो हमें मतलब बहुत टाइम लगता है, जैसे कैप्चा भरना पड़ता है, कैप्चा के बाद उसका OTP आता है, फिर OTP भरना पड़ता है। तो लेकिन ये रियल मैंगो में क्या क्या है कि ये कुछ एक फ्रॉड है, जिसको अभी RPF, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने मतलब कैच किया है, जिसमें 50 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। ये लोग क्या करते हैं कि आपको कैप्चा नहीं भरना पड़ता, और सीधे सीधे उसका जो OTP आता है उसको डायरेक्ट भर देते हैं, और मतलब बहुत जल्दी आपकी तत्काल टिकट बुक हो जाती है। ये रियल मैंगो, इसको अभी पकड़ा गया है। रियल मैंगो के बारे में अभी देखते हैं। देखो क्या है, रियल मैंगो सॉफ्टवेयर इज एन इलीगल सॉफ्टवेयर डेवलप्ड फॉर बुकिंग तत्काल टिकट्स। रियल मैंगो सॉफ्टवेयर बाईपासेस कैप्चा यूज्ड व्हाइल बुकिंग टिकट्स। इट सिंक्रोनाइजेस बैंक OTP with the help of mobile app and feeds it to the requisite form automatically. The software autofills the passenger details and payment details in the form. The software logs into the IRCT website through multiple IRCTC IDs. Following these steps, multiple tickets can be booked, and it leads to the swift online ticket booking by agents, whereas common people may not get the tickets booked on their own. तो एक तरह से क्या है ना कि जो उनको पैसा देंगे उनको मतलब बहुत जल्दी कुछ लोगों की टिकट बुक हो जाती है और कुछ लोगों की टिकट बुक नहीं हो पाती, जो जिन लोगों की नहीं हो पाती। तो रिसेंटली इसको क्या हुआ है कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स हैज डिस्टर्ब द ऑपरेशन ऑफ इलीगल सॉफ्टवेयर कॉल्ड रियल मैंगो यूज्ड फॉर कंसर्निंग कन्फर्म्ड रेलवे रिजर्वेशन। The information supplied by RPF will help the Center for Railway Information Systems to strengthen security features in the passenger रेलवे सिस्टम में। अगर हम इसकी बात करें CRIS की, सेंटर फॉर रेलवे इन्फॉर्मेशन सिस्टम, ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने CRIS को एज ए सोसाइटी इस्टेब्लिश किया था 1986 में, जुलाई 1986 में। इट इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विंग ऑफ इंडियन रेलवेज। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में। इट परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ इंडियन रेलवेज सच एज पैसेंजर टिकटिंग, फ्राइट ऑपरेशंस, ट्रेन डिस्पैचिंग एंड कंट्रोल, क्रू मैनेजमेंट एंड ई-प्रोक्योरमेंट। और जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है इसके डायरेक्टर हैं आपके अभी अरुण कुमार। सो दिस वाज फॉर द डे। थैंक यू।